नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बीसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ, नई सीरीज के साथ आप लोगों से रूबरू हुए हैं और वो टॉपिक है जो करंट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस ओरिएंटेड भी है, प्रीलिम्स के लिए भी है, सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ये टॉपिक अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जस्ट कुछ दिन पहले ही 13 अप्रैल 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन सम्मेलन। एक समिट का आयोजन किया गया है, क्योंकि जल्दी ही 2029 से पहले जो आम चुनाव होने वाले हैं, उन आम चुनावों से पहले इस एक्ट को इफेक्टिव करना है, प्रभावी करना है। तो क्यों ना आज अपन इस टॉपिक पे विस्तृत चर्चा करें, डिटेल चर्चा करें इस टॉपिक के संबंध में। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो था वो 2023 के बारे में इस कॉन्सेप्ट को कहा गया। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए महिलाओं को, ये जो अधिनियम है ये महिलाओं को संसद में, मेनली लोकसभा में, राज्य की विधानसभा में और दिल्ली की विधानसभा जो है उसमें 33%, 1/3 आरक्षण, रिजर्वेशन देने की बात करता है, ताकि राजनीतिक मंचों पर भी, संसद में भी, विधानसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सके। चूंकि अभी महिलाओं की जनसंख्या 50% से अबव है, लेकिन उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो 15% से भी कम है, 15% से भी कम है अभी टोटल इंडिया में, और राजस्थान लेवल पर भी ये कंडीशंस बनी रहती है। तो इसीलिए ये एक्ट लाया गया। इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला फैक्ट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो 106 संविधान संशोधन 2023 जो कि 28 सितंबर 2023 को गजट नोटिफिकेशन में आया, उसके माध्यम से इसको लागू किया गया। ये जो 106 अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये बिल था 128 बिल था, जो कि लास्ट में जाकर 106वां अमेंडमेंट बना है, और अभी तक लेटेस्ट 106 अमेंडमेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं। आज दिनांक 14 अप्रैल 2026 तक की स्थिति है। दूसरी बात, ये जो अमेंडमेंट, जब भी कोई कानून बनता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बनता है, तो राष्ट्रपति महोदय ने साइन करके नोटिफिकेशन इसको जारी किया। इससे पहले भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो रिजर्वेशन से संबंधित है, संसद में रिजर्वेशन से संबंधित है, इससे पहले भी काफी बार इसको लोकसभा में रखा गया, राज्यसभा में रखा गया, लेकिन ये हर बार फेल रहा। सबसे पहले इसको 12 सितंबर 1996 को अटल बिहारी जी वाजपेयी की सरकार द्वारा इसको लोकसभा में रखा गया, लेकिन ये फेल हुआ। उसके बाद 1996 के बाद 1998, 2002, 4, 2014 लगातार इसको रखा गया, और छठवीं बार, अभी लेटेस्ट इसको छठवीं बार लोकसभा में रखा, राज्यसभा में पास हुआ, इसके साथ राष्ट्रपति के भी साइन है, और आज ये एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम है जो महिला सशक्तिकरण के मामले में एक अनूठी पहल है। चूंकि 73वां संविधान संशोधन एवं 74वां संविधान संशोधन 1992 दोनों ही, उसके द्वारा जो पंचायती राज संस्थाएं हैं और नगर निकाय हैं, उनमें पहले से ही 33% मीन 1/3
महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है आर्टिकल 243 डी के अनुसार। पंचायती राज में इसकी व्यवस्था कर दी गई है। तो सब जैसे कि हमारा ग्रामीण स्वशासन है, ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी स्थानीय स्वशासन है, उस पॉइंट पे पहले से ही इसकी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। तो चूंकि सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी ये व्यवस्था हो, महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इसके लिए इस एक्ट को लाया गया। उसी तर्ज पर इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। प्रमुख रूप से 4 आर्टिकल्स में इसमें संशोधन किया गया है। प्रमुख रूप से 4 आर्टिकल्स में इसमें संशोधन किया गया है। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो किया गया है 239A। इस आर्टिकल के तहत जो न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली है, वहां पर जो एनसीआर क्षेत्र में विधानसभा है, उस विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, जिसमें SC ST की महिलाएं भी शामिल होंगी। इसके लिए अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। इसी के साथ नंबर 2 330A 330 आर्टिकल के तहत, 330A के तहत ये जो व्यवस्था है वो लोकसभा में, केवल लोकसभा में अभी इसका प्रावधान किया गया है। लोकसभा में जो है आप इसमें 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है महिलाओं की। चूंकि मैंने अभी पहले बताया कि जनसंख्या महिलाओं की 50% है और महिलाओं का जो रेशो है 82 महिलाएं लोकसभा में हैं, जो कि लगभग 15.2% के लगभग रेशो है, और वो भी कम होकर 74 हो चुकी है। 74 की कंडीशन है, 13.62% रहती है। राजस्थान में अगर महिलाओं की बात करें विधानसभा में, तो राजस्थान में इस बार जो विधानसभा चल रही है 16वीं विधानसभा, उसमें 21 कैंडिडेट्स हैं, 21 महिलाएं हैं, 20 थी, एक उपचुनाव होकर 21 कैंडिडेट्स हो गई हैं अभी वर्तमान में। तो राजस्थान अभी भी महिलाओं का कहीं ना कहीं राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है वो कम है, इसीलिए इस एक्ट को लाना पड़ा। तो दूसरा आर्टिकल इसमें यह संशोधन हुआ। तीसरे आर्टिकल की बात करते हैं, थर्ड आर्टिकल की बात करते हैं, तो 332A की बात करते हैं, और यह कहता है कि जो राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उनकी जो विधानसभा है, लेजिस्लेचर असेंबली है, उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो तीसरी बात क्या आई? पहली बात न्यू दिल्ली की विधानसभा में, दूसरी बात लोकसभा में, और तीसरी बात राज्य की विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसमें दो बात नोट करने योग्य है, दो बातें ये नोट करने योग्य है। पहली बात, इसमें अभी तक राज्यसभा के सदस्यों के लिए इस आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। दूसरी बात, इसमें जितने भी राज्य के विधानमंडल हैं, विधानमंडल क्या, विधान परिषद हैं, जो काउंसिल्स हैं, असेंबली काउंसिल्स हैं, वहां पर इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। नहीं राज्यसभा में, नहीं विधान परिषद में अभी भी महिलाओं के कोई इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है इस एक्ट के माध्यम से। तो इन दोनों को शामिल नहीं किया गया। इसी के साथ दिल्ली के अलावा भी कोई यूनियन स्टेट्स हैं, तो वहां पर भी जो विधानसभाएं हैं, वहां पर भी इसमें इसको शामिल अभी तक नहीं किया गया। दिल्ली के अलावा जो यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है, इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक आर्टिकल और जोड़ा गया है, 334A 334A, एक आर्टिकल और जोड़ा गया है, और ये आर्टिकल कहता है कि ये जो प्रावधान है इस अधिनियम के प्रावधान, वो प्रावधान 15 इयर्स तक होंगे। जब भी इसको इफेक्टिव किया जाएगा, अधिनियम लागू हो चुका है लेकिन प्रभावी नहीं हुआ है अभी तक, अधिनियम प्रभावी नहीं हुआ है, उसी के लिए तो सम्मेलन हुआ है, अभी उसी के लिए समिट चल रही है, संसद में इसके बारे में चर्चा चल रही है, इसीलिए ये करंट का मुद्दा बन चुका है। मेंस ओरिएंटेड भी है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी सवाल हो सकता है। इसमें हमारे पास 334A में कहा गया कि 15 ईयर तक जब आरक्षण की व्यवस्था हुई थी, तो कहा गया था कि हर 10 साल पर हम इसका क्या करेंगे, पुनरीक्षण करेंगे। 70-80 साल होने के बाद भी उसमें पुनरीक्षण की व्यवस्था है, हर 10 साल पर इसका पुनरीक्षण किया जाता है, जबकि यहां 15 साल की व्यवस्था कही गई है। और एक और बात कही गई है कि जब भी जनगणना होगी, जो कि आप लोग भली भांति जानते हैं जनगणना के बारे में, कि जनगणना 2027 सेंसस का आंकड़ा, जिसको 2 चरणों में,
पहला चरण 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। 1 अप्रैल से जो हमारे पास हाउस लिस्टिंग है, जो मकानों का सूचीकरण है, वो कार्य जारी हो चुका है, सितंबर तक चलेगा। उसके बाद फरवरी 2027 में सेकंड चरण, जिसमें सेंसस की गणना होगी, जनगणना होगी। इस प्रकार फरवरी 2027 के बाद इसके आंकड़े जारी किए जाएंगे। चुनावों से पहले आंकड़े जारी करने की कंडीशन चल रही है। तो जनगणना, नवीनतम जनगणना और नवीनतम डेलिमिनेशन, सेंसस और नवीनतम डेलिमिनेशन मतलब परिसीमन, जो कि आज तक 4 बार परिसीमन हो चुका है, सीमाओं का आकलन किया जा चुका है। लास्ट बार 2002 में लास्ट टाइम परिसीमन किया गया था, जिसमें आज भी उत्तरी और दक्षिणी विवाद चलता आ रहा है। आप लोग इसी बारे में भली बात, इसके लिए मैं अलग से क्लास लाऊंगा। जनसंख्या, जनगणना और परिसीमन पर अलग से मेरी क्लास रहेगी, तो उसमें डिटेल से बात करेंगे। लेकिन यहां जो बिंदु है ध्यान देने योग्य, कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसको इफेक्टिव जो किया जाएगा, प्रभावी किया जाएगा, जनगणना और परिसीमन होने के बाद किया जाएगा। जो लेटेस्ट जनगणना और परिसीमन के आंकड़े हो जाएंगे, डेटा आ जाएंगे, उसके बाद ही इसको किया जाएगा और 15 ईयर्स तक इसको क्या रखा जाएगा, उसके बाद इसमें रिव्यू किया जाएगा। क्योंकि जो ये रिजर्वेशन फैसिलिटी है वो रोटेशनल प्रणाली के आधार पर दी गई है। इसको हर सेंसस के बाद, हर डिलिमिनेशन के बाद, हर परिसीमन आयोग के बाद इसको दोबारा से इस पर विचार किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात थी इसमें। एक दूसरी बात, 2029 में आम चुनाव आने वाले हैं, सेंट्रल लेवल पर आम चुनाव, और कुछ विधानसभाओं में भी चुनाव चलने की कंडीशंस हैं। तो उस वजह से यहां पर इसको जल्दी ही इसको अप्लाई करने की, इसको प्रभावी करने की व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो आप लोगों ने बड़ा ब्रीफली इसको समझा होगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संबंध किससे है। महिला सशक्तिकरण के मामले में महिलाओं को 33% संसद में भी इसको, मतलब लोकसभा में आरक्षण देने की बात है। इसके अलावा राज्य विधानसभा में आरक्षण की बात है, नई दिल्ली के विधानसभा में है। इसके अलावा इसका भी कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे कई स्टेट्स हैं, जैसे उत्तराखंड है, ऐसे कई स्टेट्स हैं जहां अभी भी 50% से अबव पंचायती राज, जो पंचायतें हैं उनमें 50% से अबव आरक्षण की व्यवस्था है, रिजर्वेशन की व्यवस्था इन लोगों को दे रखी है। जबकि राजस्थान में भी 33% की व्यवस्था है, जबकि अदर जो व्यवस्था है 50% से भी ज्यादा इसको दिया हुआ है। आगे इसको थोड़ा मेंस ओरिएंटेड बनाए, मेंस ओरिएंटेड इसकी बात करते हैं, तो हम कुछ इसके प्रो और कॉन्स देख सकते हैं। इसके पक्ष में क्या है और इसके नेगेटिव्स क्या है। अलग अलग विचारक हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट इस मामले में चलते आ रहे हैं। इसके पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव्स क्या हैं, अलग अलग स्थितियां हैं। तो सबसे पहले अपन पॉजिटिव की बात करते हैं, तभी तो ये लाए। तो सबसे पहली बात, ये महिला सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट, वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम होगा। इसके माध्यम से जो आज संसद में, राजनीति में जो महिला माता, जो बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है, प्रथम गुरु होती है, अगर उसी के हाथ में देश का निर्माण होगा, उस बालक का निर्माण की बात होगी, तो वो शायद बहुत अच्छे धैर्य से निर्णय ले पाएगी। तो इसीलिए महिला सशक्तिकरण हो पाएगा, संसद में, विधानसभाओं में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व हो पाएगा। अभी जो प्रतिनिधित्व की कंडीशन है वो 50% जनसंख्या और प्रतिनिधित्व 15% से कम है, तो इसमें सुधार किया जा सकता है। नंबर 2, जो जेंडर इक्विलिटी है, जेंडर इक्विलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारा जो भारत है वो पितृसत्रात्मक राष्ट्र रहा है, और पितृसत्रात्मक राष्ट्र होने के कारण महिलाओं को विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जबकि वर्तमान में हर क्षेत्र में, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे पास सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही है। भारत की बेटी कमजोर नहीं है। इसलिए यहां पर जेंडर इक्विलिटी को देखते हुए भी ये जो वंदन अधिनियम है बिल्कुल सटीक उतरता है, समानता की तरफ लेके जाता है। इसी के साथ तीसरे नंबर पे पॉइंट पे बात करें तो इसका पॉजिटिव फैक्टर ये भी रहेगा कि जो महिलाएं हैं, अगर देश में नीति निर्माण में, कानून निर्माण में अपनी भागीदारी निभाती है, तो उस पोजीशन में जो पहले से जो संकीर्ण अवधारणा इनके प्रति हो रही है, जो इनके प्रति जो कई बाल विवाह, दहेज प्रथा,
कई प्रकार की कुरीतियों का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है, उनको भी निवारण कर सकती है, क्योंकि नीति निर्माण इनके साथ होता है। तो जितनी विभिन्न महिलाओं संबंधी कुरीतियां हैं उनमें भी कहीं ना कहीं सुधार होगा। बाल विवाह पर रोक लगेगी, सुधार। आज इतने अत्याचार इन पे हो रहे हैं, उन पे भी सुधार की पोजीशंस रहेगी। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण स्थिति है कि महिलाओं की स्थिति समाज में उच्च हो पाएगी, जो कि जब सतयुग चलता था, जब राज्य में महिला और पुरुष की स्थिति समान थी, जब राज्य हुआ करता था, तो राम जी और सीता जी एक साथ बैठकर राज्य किया करते थे, समानता का भाव वहां हुआ करता था। आज जहां घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी कुरीतियों के कारण इनकी समाज में जो स्थिति है, समाज में जो स्थिति है वो थोड़ी डाउन रही है, उसको उत्कृष्ट करने के लिए भी ये पोजीशन है। तो समाज में जो इनकी स्थिति है, स्टेटस है, वो भी उच्च होगा। अब इसके कुछ विचारकों के आधार पे नेगेटिव्स भी देख सकते हैं। हर चीज के पॉजिटिव्स नहीं हो सकते, उसके कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे अपन पहले देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सरपंच पति की अवधारणा, सरपंच पति की अवधारणा कॉन्सेप्ट, मतलब क्योंकि जब महिला सरपंच बन जाती है तो कहीं ना कहीं शासन पुरुष करता है, वो अवधारणा कॉन्सेप्ट को सरपंच पति की अवधारणा कहा जाता है। तो हो सकता है संसद में भी यही कॉन्सेप्ट चले कि महिलाएं सांसद बने, विधायक बने ज्यादा मात्रा में, और डिसीजन मेकिंग में उनके परिवार के सदस्य या उनके पति द्वारा ही डिसीजन मेकिंग की जाए। तो इसका कोई वास्तविक औचित्य नहीं निकल पाएगा। दूसरी बात, जो वोटर के पास जो वोटर चॉइस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो मतदाता है उसके पास विकल्प बहुत सारे थे, अब फिक्स सीटें हो जाएगी, 33% सीटें फिक्स हो जाएंगी, तो उनके पास चॉइस कम हो जाएगी, उनको वोटिंग करने की चॉइस की कमी पाई जाएगी। इसी के अलावा, इसी के अनुसार जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, राज्यसभा और विधान परिषद और अन्य यूटी, जो अदर यूटीज हैं, उनको शामिल नहीं किया गया है